नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा अनीमिया के बारे में विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनटू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नाउ आखिर ये अनीमिया होता क्या है? एज पर या WHO की गाइडलाइंस के द्वारा या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के द्वारा ये बोला गया है कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा या ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो या फिर हेमाटोक्रिट 39% से कम हो अडल्ट मेल्स में, तो इसको हम अनीमिया बोल देते हैं। या फिर ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल हो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम या फिर हेमाटोक्रिट 37% से कम हो अडल्ट फीमेल्स में, तो इसको भी अनीमिया बोला जाता है। ये एक जनरल गाइडलाइन है और ये लैब के रेफरेंस रेंजेस के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से, क्लिनिशियन से या फिर लेबोरेटरी से चेक करें कि उनके हिसाब से क्या रेफरेंस रेंज है अनीमिया की करंटली या फिर इस ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग। नाउ जब आपको अनीमिया होगा तो आप कैसे पहचानेंगे या क्या सिम्टम्स होंगे अनीमिया के? जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं अनीमिया के वो है कि बहुत समय से, लंबे समय से लैक ऑफ स्टैमिना, थकान रहना, हमेशा टायर्ड रहना, लेजी फील होना या फिर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, दिल की धड़कन तेज फील हो रही है, नेल्स स्पून शेप हो गए हैं, लॉस ऑफ हेयर हो रहा है, बाल उड़ रहे हैं आपके जल्दी से। बाल उड़ने के और भी कारण है बट ये भी एक कारण है। और आपको और तकलीफ हो रही है, एनर्जी डाउन है या थकावट फील होती है, सर में दर्द हो रहा है रेगुलरली जो कि कोई मेडिसिन लेने से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये अनीमिया के बहुत ब्रॉड सिम्टम्स हैं या फिर जो चीज़ें लोग रिप्रेजेंट करते हैं या लोग क्लिनिक में आते हैं इस कंप्लेन के साथ। नाउ जब आप क्लिनिक में अप्रोच करेंगे या क्लिनिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाएंगे इस कंप्लेन के साथ, उनका सबसे पहला डायग्नोसिस ये रहेगा, ये विजन रहेगा कि हाँ ये अनीमिया हो सकता है। तो उसके लिए उनके पास कुछ साइंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर जो सामने वाला पेशेंट है उसकी पेल स्किन है, पैलर फील हो रहा है या फिर लोअर कंजंक्टिवा में पेलनेस है, टंग पेल है, नेल बेड पेल हैं, स्पून नेल्स हैं, तो ये सब सिम्पटम्स रादर आई शुड से साइंस हैं जिससे कि डॉक्टर इस चीज को असर्टन कर पाता है कि हाँ अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कंफर्मेशन अनीमिया का हो पाता है ओनली ब्लड टेस्ट के साथ। ब्लड टेस्ट में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट में हेमोग्लोबिन लेवल आ जाता है, हिमैटोक्रिट आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं लाइक MCHC, MCH, MCV और बहुत सारे टेस्ट होते हैं लाइक फेरिटिन का, TIBC, आयरन लेवल्स। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा डॉक्टर ये पहचान लेता है कि हाँ ये अनीमिया है, और कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये किस तरह का अनीमिया है। आखिर अनीमिया के कॉजेज क्या हैं? कारण क्या होते हैं अनीमिया होने के? वजह क्या-क्या हैं? बहुत सारी वजह हैं, उनमें से सबसे कॉमन हम डिस्कस करेंगे जो कि है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस जिसका मतलब है स्टूल्स से ब्लड पास हो रहा है, कोई अल्सर है पेट के अंदर जिससे ब्लड लॉस हो रहा है, फीमेल्स में ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई कैंसर है, मेलिग्नेंसी है, उसमें ब्लड लॉस हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे रीज़न है, ब्लड फॉर्मेशन कम हो सकता है। देन बोन मैरो के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बोन मैरो जो आपका ब्लड बनाती है उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। आपका थैलेसीमिया हो सकता है या अदर जेनेटिक डिसीजेस हो सकती है जिसकी वजह से अनीमिया हो। बट इनमें से सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ अनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये बोला जाता है कि जिन भी लोगों में अनीमिया है 50% लोगों में आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आखिर आयरन बॉडी में करता क्या है? आयरन बॉडी में हीम का फॉर्मेशन करता है या वी शुड से हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब हेमोग्लोबिन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने में फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हेमोग्लोबिन एक चीज है, एक
प्रोटीन है जो एक रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है आपके ब्रेन में, आपके लंग्स में, हार्ट में, मसल्स में, किडनीज में, पैरों में, टिश्यूज में, हर जगह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। और इस हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसीलिए आयरन इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आयरन आपकी आता कहाँ से है बॉडी में? आयरन आपके डाइट में आता है बॉडी में। बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें आयरन आपकी बॉडी में आता है। और आयरन इंटेस्टाइन से, प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन, पेट के बाद, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है जिसमें से प्रॉक्सिमल आइलियम हम बोलते हैं टेक्निकली, वहां से एब्जॉर्ब होता है। तो जब आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, तो वो ब्लड में जाता है और वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होके ट्रांसफेरिन के थ्रू बोन मैरो में जाता है, जहां पर कि हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो रहा है, हेमोग्लोबिन बन रहा है। अब होता क्या है कि अगर आयरन आप बॉडी में ज्यादा लेंगे तो वो ट्रांसफेरिन तो एक पर्टिकुलर लेवल हो गया कि हाँ ये अटेन हो गया, इतना मेरा ब्लड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो एक्स्ट्रा आयरन कहाँ जाता है आपकी बॉडी में? एक्स्ट्रा आयरन आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है फेरिटिन के द्वारा। एक फेरिटिन एक सब्सटेंस है बॉडी में, ब्लड में जो मिलेगा, वो एक बेसिकली बोला जाता है आयरन का स्टोर है। तो फेरिटिन मीन्स कि स्टोर ऑफ आयरन इज गुड। नाउ होता क्या है, ये क्यों हमने डिस्कस किया है? क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी एक दिन में, एक रात में, या 7 या 8 दिनों में नहीं होती है। अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तुरंत नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर्स हैं फेरिटिन के। तो आइए चलते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी किन किन स्टेजेस में होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल सबसे पहले प्रोग्रेस करता है डिप्लीटेड आयरन स्टोर्स में, या नेगेटिव आयरन बैलेंस बोलते हैं हम इसमें। इसमें होता क्या है, फेरिटिन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन के स्टोर्स बॉडी में कम हो जाते हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के लिए आयरन है वो उतना ही रहता है, वो ठीक रहता है। तो इसीलिए आपको अनीमिया नहीं होता है, अनीमिया के कोई साइंस नहीं होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और ब्लड टेस्ट में भी ओनली हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं पता चलेगा कि आपको अनीमिया है। नाउ हमारी तीसरी फेज जिसमें प्रोग्रेस करता है डिप्लीटेड आयरन स्टोर से, वो होता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोइसिस। इसमें होता क्या है, बॉडी के आयरन स्टोर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब स्टेज आया है कि जहां पर आयरन जो ब्लड में जरूरी है हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, वो भी कम होते जा रहा है। तो इमिडिएटली आपको हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपको कुछ सिम्टम्स, टायर्डनेस और ये सब आ सकते हैं। तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये स्टेज है जहां पर कि आयरन के स्टोर्स बॉडी में कम हो रहे हैं। नाउ लास्ट स्टेज आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें कि प्रॉपर फुल ब्लोन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका हेमोग्लोबिन कम होगा, हेमाटोक्रिट कम होगा, और सारे ब्लड पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। और इस वजह से होगा क्या कि आपको थकान भी फील होगी, आपको सारे सिम्टम्स आएंगे अनीमिया के, एंड दिस अ फुल ब्लोन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नाउ अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ओवरनाइट या एक हफ्ते में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन के स्टोर्स हैं। और क्योंकि हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आयरन हेल्प करता है, तो जो फुल ब्लोन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ है, जिसमें कि हेमोग्लोबिन कम मात्रा में बन रहा है बॉडी में, तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम जा रहा है बॉडी के टिश्यूज को, एंड हेंस जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा आपकी बॉडी में, तो आपको जेन्युइन सी बात है कि थकान होगी, टायर्डनेस होगी, लिथार्जीनेस होगी, वीकनेस फील होगी, हेडेक हो सकता है रेगुलरली, अगर ऑक्सीजन की कमी है। बिकॉज हेमोग्लोबिन कम बन रहा है, बिकॉज आयरन की कमी है, एंड हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, और आयरन इन टर्न रिस्पॉन्सिबल है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। नाउ जब हम डायग्नोसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एनालाइज कर पाते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है कि नहीं है। इसमें से होता है हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, फेरिटिन, टीआईबीसी, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये अनीमिया है, और ये कौन से प्रकार का अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है, या कोई और तरह का अनीमिया है। नाउ अब आपने अनीमिया समझ लिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया समझ लिया। अब ये समझना जरूरी है कि इसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ अनीमिया कैसे पता लगाना है,
लेकिन वो सेल्फ ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूँ, हर चीज़ के पीछे साइंस है, तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की ट्रीटमेंट के पीछे भी एक साइंस है, और उसको आप समझिए। ट्रीटमेंट आप क्लिनिशियन से या डॉक्टर के रेफरेंस से ही लीजिएगा। ये वीडियो आपकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं है, ये ओनली आपको समझाने के लिए है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा लेना क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार की ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। तो जब आपको सिवियर अनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, जिसमें कि हेमोग्लोबिन लेवल 7 के कम हो गया है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि वो आपको पैक्ड रेड ब्लड सेल देते हैं, वो खून चढ़ाएंगे आपको। सेकंड क्या करेंगे, वो आयरन के इंजेक्शंस देंगे। आयरन के इंजेक्शन से क्या होता है, आयरन के स्टोर्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, आयरन नॉर्मल बॉडी में जो चाहिए वो भी आ जाता है और स्टोर्स भी बन जाते हैं। और थर्ड वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं ओरल टैबलेट्स लीजिए और आयरन रिच फूड खाइए। तो ये हमारा वेरी सिवियर केसेस होते हैं। हमारे मॉडरेट केसेस होते हैं जिसमें कि 7 से 10 या 8 से 10 का हीमोग्लोबिन लेवल हो आपकी बॉडी में। तो इस केस में क्या होता है कि आपको डॉक्टर्स क्या करते हैं, आयरन के इंजेक्शंस देंगे ताकि आयरन के स्टोर्स बढ़ जाएं बॉडी में। और सेकंड क्या करेंगे, आयरन की टैबलेट्स देंगे और बोलेंगे आयरन रिच फूड खाइए। थर्ड स्टेज होती है जहां पर कि बहुत लेस सिवियर है, बहुत ही वेरी लेस एनीमिया है या स्टार्टिंग पॉइंट है एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो उस केस में हो सकता है डॉक्टर आपको सिर्फ ओरल आयरन टैबलेट्स ही दें और बोले कि आयरन रिच फूड खाइए। तो ये भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है। और ये जो गाइडलाइंस मैंने बताई हैं रेंजेस के हिसाब से, ये आपके क्लिनिशियन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग या फिर हॉस्पिटल की अप्रोच के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। तो ये बाइंडिंग नहीं है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि एक कैटेगरी होगी सिवियर, एक होगी मॉडरेट और एक होगी वेरी लेस सिवियर या वेरी मॉडरेट या फिर इनिशियल पॉइंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड दैट इज हाउ इसकी प्रकार से डॉक्टर कैटेगराइज करते हैं कि हमें किस प्रकार की ट्रीटमेंट चालू करनी है। नाउ जब हम आयरन रिच फूड बोलते हैं तो आयरन रिच फूड क्या क्या होते हैं, तो हम दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, आयरन रिच फूड और आयरन टैबलेट्स। आयरन रिच फूड हो गए आपके, अगर वेजिटेरियन डाइट देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, देन देर आर सम फ्रूट्स विच आर लाइक पोमोग्रेनेट, अनार, देन आपका हो गया एप्पल, हो गया आपका बनाना, हो गया देन बीटरूट हो गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम भूल गए, स्पिनच के साथ साथ साग एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। सोर्सेज ऑफ आयरन बहुत सारे हैं बट ये बहुत कॉमन रिच सोर्सेज ऑफ आयरन है। नाउ अगर नॉन वेजिटेरियन मील की बात करें तो एग आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है एंड रेड मीट ऑल्सो अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। अब आ जाते हैं आयरन टैबलेट्स के ऊपर। आयरन टैबलेट्स आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आयरन टैबलेट कब लेना है। आइडियल सिनेरियो में आयरन टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए और ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, आपकी बॉडी में ज्यादा आयरन पहुंचेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि खाली पेट लीजिए। और खाली पेट में क्या होता है कि स्टमक में भी, आपके पेट में भी एसिड होता है, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नाउ हमारा सेकेंड स्टेज हो जाता है कि हम कभी कभी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आयरन की टैबलेट आप खाने के साथ ले लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि खाली पेट आयरन लेने से हमें स्टमक डिस्टर्बेंस हो रही है, डायरिया हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, फ्लैटुलेंस हो रही है, या बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं खाली पेट आयरन लेने के साथ। तो इसलिए हम बोलते हैं आप ओके, आप खाने के साथ आयरन का टैबलेट ले लीजिए ताकि वो इजीली आपको स्टमक डिस्टर्बेंसेस ना करे। बट ऐसे केसेस में होता क्या है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट जरूरी है और खाने खाने से एसिडिक एनवायरनमेंट कम हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में 20% आयरन जा रहा था उस टैबलेट से, तो वो ओनली 10% जा पाएगा अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं। बट अगर आप खाने के साथ आयरन ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद डेयरी का कोई प्रोडक्ट, मिल्क का कोई प्रोडक्ट नहीं लें, जैसे कि मिल्क ही हो गया, योगर्ट हो गई, दही हो गई, बटर हो गया, घी हो गया, इन सबको 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में अवॉइड करें। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन सब में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन रोक लेता है, और कैल्शियम आयरन के साथ बाइंड कर जाता है, बंध जाता है, और वो आपकी इंटेस्टाइन से ऐसे ही निकल जाएगा और आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन की टैबलेट के साथ दूध या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में नहीं लेना चाहिए।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया है, 50% लोगों में पाया जाता है और इसके बारे में लोगों को आइडिया है। ये फुल ब्लोन ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं था, लेकिन ये समझने के लिए था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आखिर होता क्या है, क्यों आयरन ज़रूरी है बॉडी में, क्यों आयरन ऐसे थकान और ये सब कॉजेस कर देता है अगर एनीमिया होते हैं, एनीमिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो हमें ये समझ आया, प्लस हमें ये समझ आया कि ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस क्या हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।